मुगलों का अंतिम रेवेन्यू भी खत्म हो गया या नहीं? मैंने कहा मुगलों को रेवेन्यू सिर्फ बंगाल से जाता था, बाकी जगह से जाना बंद हो गया था। अंतिम रेवेन्यू भी खत्म। यानी मुगल जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं वैसे वैसे अंग्रेज क्या होते जा रहे हैं, आप देख रहे पा रहे होंगे, मजबूत होते जा रहे हैं। छोटी सी बात है। और फाइनली एक वॉर लिखना है यहाँ पे, इसके बाद की कहानी समझोगे, बक्सर वॉर, जिसको अंग्रेजी राज की स्थापना का बक्सर वॉर। बक्सर वॉर कब का है? 22 अक्टूबर 1764, 1764। इसमें क्या हुआ था आपका? मीर कासिम था, समझना अब, सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला, और थर्ड पर्सन था इसमें आपका कौन? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। देखो समझो कहानी। शाह आलम सेकंड ये एक मुगल शासक था जिसका भी बड़ा शासन रहा है, 46 ईयर्स इसने भी रूल किया है, 1760 से 1806 तक। तो जो ये शाह आलम द्वितीय ये मुगलों की तरफ से था, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है, ये नवाब था, और सुजाउद्दौला था आपका अवध से। अवध से। शाह आलम कहाँ से था? ये मुगल है। अब इन तीनों ने मिलकर बोला कि यार अंग्रेजों को अगर अभी नहीं भगाया गया ना तो कभी नहीं भगा पाएंगे, हम तीनों को इकट्ठे लड़ना है। और ये तीनों के तीनों किससे लड़ रहे हैं? इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो और वर्सेज। लेकिन हुआ क्या? जीता कौन? हेक्टर मुनरो। अब जब नवाब हार चुके, मुगलों को भी उसने हरा दिया, और अवध जिसको एक शक्ति कहा जाता था उसको भी हरा दिया, तो पावर में कौन आ गए बताओ जरा? हु इज द पावरफुल? मुझे बताएंगे इस समय पर शक्ति कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करेगी या नहीं करेगी? जी भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो मनमानी करती है उसने 1765 में दो ट्रीटी साइन करी, दो संधि, दो ट्रीटी साइन करी हैं। दो ट्रीटी साइन हुई। पहली ट्रीटी साइन हुई 12 अगस्त 1765, और दूसरी ट्रीटी साइन हुई 16 अगस्त 1765। कौन है? क्लाइव है। इन संधियों को साइन करवाने कौन है? क्लाइव। और 12 अगस्त 1765 को इन्होंने ये जो संधि की ये की शाह आलम के साथ में। शाह आलम कौन है? मुगल है। शाह आलम द्वितीय था ये, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1760 से लेकर के 1803 में तो कठपुतली बन गया था, और बेसिकली 1806 कह सकते हैं। तो शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या बोला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। अभी पीछे मैंने क्या बताया था? दोनों नाम अलग अलग है, देखो ध्यान से देखना। यहां पे क्या मिला है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार, मुक्त आदेश लिख रखा था मैंने, तुमने बताया नहीं? अरे भाई बता दिया करो, मुझसे भी कुछ गलत लिखे उसके लिए माफी। मुक्त व्यापार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए उसने क्या है? एक आदेश दे दिया मुक्त व्यापार के लिए। लेकिन यहां पर क्या मिला है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अब भैया व्यापार तो समझ में आता है कि भाई किसी ट्रेड पर अगर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो वो मुक्त व्यापार है, लेकिन दीवानी का क्या अर्थ है? इसको बात को समझें जरा ध्यान से, ठीक है? तो ये जो दीवानी का अधिकार है इसका मतलब था, यहां दो तरीके से इसको समझना। दीवानी का जो अधिकार है, किसको? दीवानी, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। अधिकार किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको मिली दीवानी बताएंगे? अब भैया दीवानी दरअसल में होती क्या है ये समझाओ। यानी कि जो टैक्स वसूलने का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब तक तो टैक्स किसको जा रहा था? मुगलों को। लेकिन अब पावर कौन बन गए? अब तक जो क्षेत्र मुगलों के अधीन था वो किसके लिए आ गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एक शर्त लगाती है, उसको कहा जाता है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन
क्योंकि अब पावर में आप कुछ भी करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन यानी डायार की 1765 में लागू, क्लाइव नहीं की, कौन है, क्लाइव, लागू की। द्वैध शासन से क्या मतलब है? दो तरह का शासन हो गया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होगा, अर्थात राजस्व संग्रह का जो पैसे इकट्ठा करने का काम होगा, वो तो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और साथ में अगर हम बात करें, अगर आपका न्याय, जस्टिस की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, प्रशासन की, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोक शिकायत, इसको निजामत कहा जाता है उस समय पे, आप इतिहास में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, निजामत। तो लोक शिकायतें, ये काम दे दिया गया किसको, नवाब को। नवाब को पूरी तरह इन्होंने खत्म नहीं किया। इनको पता था अगर नवाब को पूरी तरह खत्म कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि जनता भड़क जाए या जनता विद्रोह कर दे। ठीक है, तो ये जो निजामत के कार्य थे, इन सबको क्या नाम दिया गया आपका, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। और आपका जो पब्लिक ग्रीवियंस के मैटर्स थे, पब्लिक पब्लिक ग्रीवियंस के जो आपके अफेयर्स थे या मैटर्स थे, वो किसको दे दिए गए, नवाब को। इसी को कहा जाता है निजामत, निजामत। तो कुछ रह गया क्या बंगाल के नवाब के हाथ में? जब पैसा नहीं है तो भैया फिर क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होती गई। और जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में क्लाइव में, तो उस समय रेवेन्यू किसके पक्ष में गया, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में गया। इतनी सी बात तुम्हें समझनी थी यहां तक। किसके हाथ में गया है? तो समझ पा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पावरफुल होती जा रही है? थम्स अप करके बताएं मुझे, मजा आ पा रहा है या ऐसे बुद्धू बच्चे की तरह तो नहीं बैठे हुए हैं? बोले भैया फटाफट से, कोई दिक्कत, बात समझ में आई? तो 1600 के चार्टर में तो जो हमने पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे का चार्टर समझेंगे, तभी ये समझ में आएगा। अब तुम समझोगे ये जो मैंने तुम्हें इतनी कहानी, इतिहास को क्यों जोड़ा है, ताकि आप आगे की स्टोरी को समझ पाएंगे, बेहद मजा आएगा। तो क्या बोला, 1600 में चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को भैया, किसने, एलिजाबेथ ने बोला, 15 वर्षों के लिए मिला, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार के लिए दिया गया उसको। ठीक है, और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे क्या बोल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको हम मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं। मर्चेंट एडवेंचर्स याद भी रख लो, इसका पहला अध्यक्ष जो था वो मेयर था। पहला जो अध्यक्ष इसका बनाया गया था, नोट कर लो कहीं किनारे पे, इस कंपनी का जो पहला अध्यक्ष था वो मेयर था। मेयर कौन था? वो मेयर था। ठीक है, अकबर के टाइम पे ये बनी। 1850 एक्ट में इसके सारी चीज़ें खत्म हुई, क्योंकि 1850 एक्ट जब एक्ट आएगा तो क्राउन का शासन शुरू होगा। 1874 में इसको बंद कर दिया गया। 2003 में, वो मैंने कहानी आपको बता दी, 2003 में फिर से शुरू हुई, 2005 में इसको संजीव मेहता ने खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर, अकबर के टाइम पे ये लोग आना चाहते थे, लेकिन हॉकिंस आए। हॉकिंस सफल हुआ क्या? नहीं भैया। थॉमस मुनरो थोड़ा सा सफल हुआ। फर्रुखसियर के समय पे इनको और सफलता मिली। और फर्रुखसियर के बाद में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा सफल इनको किया किसने, कौन सा, किस वॉर की वजह से ये हो पा रहा है? बक्सर वॉर की वजह से। क्योंकि अगर ना तो बक्सर वॉर जीतते, ना आपका फिर इलाहाबाद की संधियाँ होती। इनको क्या बोलते हैं इन संधियों को? इलाहाबाद की संधियाँ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधियाँ। जब मैं बोला करूँ ना दोस्त, अगर कुछ मिस हो भी जाए तो प्लीज़ लिख लिया करो, है ना। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, माफ़ कर सकते हो ऐसी गलतियों के लिए मुझे। ठीक है, तो बक्सर के वॉर की वजह से ही क्या हुआ है, द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन में क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब क्या समझ गए? आपका क्या होंगे, आपका ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दो तरह का, जिसको डायरकी हम बोलते हैं। तो दो तरह का शासन को जो होगा तो उसको बोलेंगे द्वैध। तो एक तरफ तो पैसा हो गया और एक तरफ शिकायतें हो गई, मतलब इसको तो कुछ काम मिला ही नहीं है। अब जब मैं रिलेट करने का प्रयास करूं तब समझना। अब एक नोट बना लो, छोटा सा लिखो, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1726, 1726। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कलकत्ता, क्योंकि अब इनका बिजनेस बढ़ रहा है। कलकत्ता तो इन्होंने टेक ओवर कर ही लिया, बंगाल वाला कलकत्ता,
बंबई में भी इनका व्यापार था। मद्रास, पहले महानगरों को देख रहे हैं, और ये सभी कहाँ हैं? समुद्र के किनारे हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। कानून बनाने की, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इनका व्यापार हो गया था मैंने आपको बताया, बताइए जरा मुझे। आप कहोगे भैया बंबई में इनका व्यापार हो गया, ठीक है, बंबई। मद्रास में इनका व्यापार हो गया भैया, मद्रास, ये क्षेत्र था मद्रास। और आपका कहाँ पर? कोलकाता में, कलकत्ता में इनका व्यापार हो गया। कोलकाता नाम तो बाद में हुआ, कलकत्ता में। अब देखो, जब इनको व्यापार चलाना है तो यहाँ पे क्या है, एक एक गवर्नर है। कौन कौन है यहाँ पे? एक एक गवर्नर है। उन गवर्नर्स को क्या दी गई है? पावर दी गई है। किसके लिए पावर दी गई है? पावर्स फॉर मेकिंग द लॉ, पावर्स फॉर लॉ मेकिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भारत शामिल है पूर्वी देशों में। देखो, पूर्वी देशों से अगर मैं बात करूं, कभी आप इस बात के कंफ्यूज ना होना, आप वर्ल्ड के मैप को देखना, कभी वर्ल्ड मैप आप देखें तो वर्ल्ड मैप में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहाँ पर आपको जब यूरोप आएगा, तो जो पूर्वी देशों का व्यापार था वो इसके लिए दिया गया था, इस एरिया के लिए, सारे के लिए, इस वाले एरिया के लिए भी और इस सारे एरिया के लिए भी। ठीक है, आपके पास कभी वर्ल्ड मैप हो तो आप समझ लेना, यूरोप के कंपैरिजन में इस एरिया और इस एरिया के लिए, सबके लिए। ओके सर जी, इंग्लिश में लिख दीजिए बेटा। ये दो लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। पावर्स फॉर लॉ मेकिंग, अब इतनी सी अंग्रेजी अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो, पावर्स फॉर लॉ मेकिंग बोलने के बावजूद नहीं लिख पा रहे हो, तो ये तो गलत बात है, गलत बात है दोस्त। थम्स अप करो एक बार कमेंट करके। नहीं, क्लास 1.5 घंटे होगी भाई, क्लास 1.5 घंटे होगी, आप अपने टाइम से देख। तो कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो कानून जो ये बनाएंगे, ये किसके लिए कानून बनाएंगे? कानून बनाने की शक्ति क्या भारत का कानून बनाएंगे? ये भारत का कानून थोड़ी ना बनाएंगे। ये कानून बनाएंगे किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके कानून? ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून बनाने की शक्ति दी गई है। थैंक यू। आगे आएंगे। अब आते हैं मेजर एक्ट, जिसका नाम है, नोट करके लिखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि मैं आज की चीज़ों को अगर कल पर छोड़ दूंगा तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक टॉपिक रोज क्लियर करके जाना है जो एक दूसरे से रिलेटिंग है। वो 40 मिनट में हो जाएगा तो 40 मिनट में छुट्टी करेंगे, ठीक है। लेकिन वो 1.25 घंटे में होगा तो 1.25 घंटे चलाएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसीलिए तो रोते रहते हो फिर मुझे जीएस याद नहीं होती है। यहाँ नोट, अब छोटे से पहले नोट बना ले तब देखेंगे। ब्रिटिश पीएम, इस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम था उसका नाम था नॉर्थ। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति, एक सीक्रेट कमेटी उसने बनाई थी, गुप्त समिति अर्थात सीक्रेट कमेटी उसने बनाई, की सिफारिश पर, सिफारिश बोले तो रिकमेंडेशंस, इसकी रिकमेंडेशंस पर ब्रिटिश पीएम था नॉर्थ, उसकी एक गुप्त समिति थी। और ये गुप्त समिति का क्या काम था देखेंगे। ये गुप्त समिति उसने दरअसल में क्या किया था, 1772 में इसको फॉर्म किया था, 1772 में गठित की थी। और इसका काम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई करप्शन चल रहा हो, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखो, इन्होंने लॉ मेकिंग की पावर्स तो दे दी 1726 में। इनको पता चलता है कि जो गवर्नर है ना, वो अपना बिजनेस सेट करने लग गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू तो घटने लगा, उसमें जो ऑफिसर्स थे वो अपना सेल्फ का बिजनेस, खुद का पैसा बनाने लग गए। अब खुद का पैसा बनाने लगेगा कोई आदमी और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो भैया बताओ मुझे, नुकसान होगा कंपनी को या नहीं? बिल्कुल होगा भैया। और कंपनी को जो नुकसान होने लगा, अब इसी से चीज़ों को समझेंगे।